बैन में भी है, लेकिन रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है ये जानना जरूरी है। कुशल है तैयार बताने के लिए। सर यहाँ पर सिनेरियो आरबीएल बैंक को लेकर जो कमेंट्री आती हुई दिखी है वो थोड़ी सी कमजोरी की तरफ ही इशारा करती हुई दिख रही है। अभी तो फिलहाल तो थोड़ी दिख रही है। अब एक्चुअली अब देखना होगा कि आगे चलकर यहाँ पर फर्दर डाउनग्रेड्स आते हैं या नहीं, या फिर टारगेट्स रिवाइज होते हैं या नहीं। बट ऑफ कोर्स अभी फिलहाल आप देखिए तो जो ब्रोकरेजेस हैं वो कॉशियस व्यू जो है अपना यहाँ पर आरबीएल बैंक पर देते हुए दिख रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में बैंक के एक्सपोजर को लेकर यहाँ पर प्राइमरली चिंता होती हुई दिख रही है इनको, क्योंकि दूसरी तिमाही में आप देखिए तो बैंक के स्लिपेजेस बढ़कर 1026 करोड़ पर होते हुए दिखे थे, जिसमें से 65 से 70% स्लिपेजेस क्रेडिट कार्ड के थे। तो रिटेल एडवांसेस में 32% योगदान भी आप देखें तो क्रेडिट कार्ड से ही आता हुआ दिख रहा है। तो क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी चिंता जो है ब्रोकरेज हाउसेस को बनती हुई दिख रही है। अब इस पर सिटी का क्या कहना है? खरीदारी की राय तो भले ही बरकरार रखी है, 255 रुपये के टारगेट्स भी दिए हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में जो स्लिपेजेस है उसमें हल्का सुधार मंथ ऑन मंथ बेसिस पर है, लेकिन अभी भी दिक्कतें जारी है, ऐसा उन्होंने क्लियरली कहा है अपनी कमेंट्री में। वही दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनले आरबीएल बैंक पर मेंटेन अंडरवेट है और 180 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं। मौजूदा भाव तो उससे भी नीचे अभी फिलहाल जा चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो 167 रुपये के आसपास की अभी प्राइसिंग है। और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड कारोबार के लिए बजाज फाइनेंस जो है वो एक बड़ा चैनल है और मीडियम टर्म में क्रेडिट कार्ड मार्केट शेयर पर असर पड़ सकता है, तो ऐसा मॉर्गन स्टैनले का भी कहना है। तो ये तो हो गए आरबीएल बैंक पर बात, बट साथ साथ एचडीएफसी बैंक पर भी सिटी की रिपोर्ट है जहाँ पर मिला जुला नजरिया इनका। खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 1990 रुपये का टारगेट्स भी सिटी ने दे दिया है, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ में सिस्टम वाइड स्लो डाउन है, लिक्विडिटी में भी कमजोरी है और मार्जिन स्थिर रहेंगे। नए ग्राहकों का अधिग्रहण में भी बढ़त होने से यहाँ पर इनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट ये बन सकता है। बट लार्जली आरबीएल बैंक को लेकर थोड़ी अभी कॉशियस स्टांस है और एचडीएफसी बैंक पर सिटी की जो कमेंट्री है वो भी रिलेटिवली थोड़ी नेगेटिव साइड पर आती हुई दिख रही है। बैंक्स को लेकर सिटी और मॉर्गन स्टैनले दोनों पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, पॉजिटिव नहीं दिख रहे, वो भी प्राइवेट बैंक्स को। प्राइवेट बैंक्स खेमका साहब से राय ले लीजिए। जरूर। खेमका साहब ने बताया था शायद मेरे ख्याल प्राइवेट बैंक्स पे। जी, प्राइवेट बैंक्स पर उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि उनको भी सरकारी बैंक ही अच्छा लग रहा है। ये सब बैंक फिर मैं स्पेसिफिकली एक बार है ना आरबीएल बैंक पे ही राय लेता हूँ चोपड़ा साहब से। चोपड़ा साहब, मतलब अगर कोई एक बैंक खरीदना हो तो वो आरबीएल तो नहीं होगा ना आपका? सर, ये आरबीएल के बारे में मेरे से कई बार पहले भी पूछा जा चुका है और मैं कभी भी मैंने इसमें भाई नहीं दिया। पर्सनली जहां तक मुझे याद है मैंने कभी भाई नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, प्राइवेट बैंकिंग में आज एक होड़ लगी पड़ गई है। एक बार हमारा डिस्कशन भी हुआ था क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात, और मैंने ये बात बोली थी कि जो अब जितने प्लेटफॉर्म्स बनते जा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड्स आने वाले हो सकता है 5 सालों में 10 सालों में खत्म भी हो जाएं और बहुत सारे क्रेडिट के नए तरीके आ जाएं। इसी प्रकार से बैंकिंग अब ऐसी नहीं है कि वो एक फिजिकल ब्रांच खोल के बैठे हैं, उसका किराया भर रहे हैं, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, रियल एस्टेट कॉस्ट दे रहे हैं, मगर अगर पैसे का ट्रांजैक्शन ही करना है और बैंक का मेन पर्पस या तो सेविंग अकाउंट में पैसा डालना होता है या निकालना होता है या एफडी करनी होती है, और अगर आप कंपनीज की बात करें तो उनको लोन चाहिए होता है। तो बैंकिंग जो है मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में बहुत ही लीन होने वाली है और ये हमें जो फिजिकल ब्रांचेस दिख रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जहाँ तक एटीएम्स की बात है, अभी बात सीबीडीसीज की हो रही है, बात ये हो रही है कि हम कैशलेस होते चले जाएं और काफ़ी हद तक हो भी गए हैं। भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शंस दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो मुझे लगता है बैंकिंग पर से थोड़ा सा जो अर्बन बैंकिंग है वो खास करके उसमें ग्रोथ जो दिखनी चाहिए वो दिखेगी नहीं। दूसरा, ओवरऑल इकोनॉमी में स्ट्रेस है सर, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि स्टारबक्स जैसा ब्रांड स्ट्रगल कर रहा है, वो कस्टमर्स को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा और उस तरीके से उनके नंबर्स नहीं आ रहे। तो ये ओवरऑल सिस्टमिक इशू है। मैंने कई बार ये महंगाई का मुद्दा इस चैनल पे भी उठाया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है डाउन द लाइन। लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम्स नहीं है। जब डिस्पोजेबल इनकम्स नहीं है और वो आटे दाल चावल आलू टमाटर में ही फंस के रह जाएगा तो वो कहाँ से एफडीज कराएगा, कहाँ से बैंकों के पास पैसा पहुंचेगा। और अगर बैंकों से बेटर उसको अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड्स में दिखेगी तो वो बैंकों के पास पैसा क्यों रखेगा। तो जाहिर सी बात है। और एनबीएफसीज का तो और ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि वो लोग उनको एक रिस्क रहता है एनपीए होने का, हाई कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है। जो लोग 15%, 20%, 24% पे ब्याज पे लेते हैं वो वापस नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, सिस्टमिक रिस्क है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर सरकारी बैंक जो है वो ज़्यादा अच्छे प्लेस्ड हैं और वहाँ पर
अगर आप बात करें, मुझे यूनियन बैंक बहुत अच्छा लगता है, मुझे बैंक इंडिया बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके के बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा लगता है, कैनरा बैंक बहुत अच्छा लगता है। तो जो सरकारी बैंक है वो कहीं ज़्यादा बेटर प्लेस लगते हैं। पंजाब नेशनल बैंक बहुत अच्छा लगता है 108 107 पर। तो अगर किसी को लंबी अवधि के लिए लेना है तो पीएनबी क्यों नहीं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है और ऑलरेडी इनके पास अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, बहुत पैसा ऐसा है जो अनक्लेम्ड है, तो उसका भी फायदा पहुंचता है बैंक्स को। तो मेरा ये मानना है फिलहाल टफ होगा प्राइवेट बैंक्स के लिए अपनी जगह बना के रखना। और अगर प्राइवेट बैंक्स में यदि मेरे को अगर लेना भी होगा तो मैं एचडीएफसी बैंक ही लूंगा, क्योंकि अभी भी सबसे ट्रस्टेड बैंक वही है। यप, खरीदना ही है तो फिर ऐसे माहौल में एचडीएफसी बैंक ही खरीदा जाए जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है। वैसे एक बात भरोसे की बात निकली, बताओ, एक आज के